अपन स्टार्ट करते हैं। देखो अब तुम्हारा है ना, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि अपना इंटर से है ना, एक तो टॉपिक था जो पर्ट था वो डिफरेंट था। उसके अलावा मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि अपने जो लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस आते हैं वो भी डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं। वो वाले क्वेश्चन नहीं आते एग्जाम में जो अपने मॉड्यूल में गिरे, डिफरेंट क्वेश्चन आते हैं। तो देखो अभी अपन एक बार लीनियर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो अपन लीनियर प्रोग्रामिंग को ही कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद मैं तुम्हें पर्ट फिर अलग से करवा दूंगा तुम्हें साथ, ठीक है? तो अभी अपना लीनियर प्रोग्रामिंग चल रहा है, तो मैं चाहता हूं अपन उसी को कंटिन्यू करें। अच्छा, क्वेश्चन कैसे आते हैं? अपन जैसा भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना क्लास में, वैसा एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा एग्जाम में लीनियर प्रोग्रामिंग। हर क्वेश्चन लीनियर प्रोग्रामिंग में डिफरेंट तरीके से, यानी हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की डिफरेंट अप्रोच होती है लीनियर प्रोग्राम। ठीक है ना? तो लीनियर प्रोग्रामिंग के बस अपन जो क्वेश्चन अपने पास में है अपन उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं कि अपने को वो क्वेश्चन समझ में आ जाए कि अगर कोई लीनियर प्रोग्रामिंग का नया भी क्वेश्चन आता है तो उसको किस तरह से अपने को अप्लाई करना है या उसको किस तरह से अपने को सॉल्व करना है। तो अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे 2012 के सिलेबस वाली बुक में से। इंटर की बुक है 2012 वाले सिलेबस की। इससे अपन कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें काफी सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन गिवन है। पहले लीनियर प्रोग्रामिंग इंटर में भी अच्छा हुआ करता था, तो इंटर में तो लीनियर प्रोग्रामिंग तो एकदम खत्म कर, और क्वेश्चन भी नहीं आता इंटर में तो लीनियर। अब लीनियर प्रोग्रामिंग इसमें कहा लीनियर प्रोग्रामिंग 2.302, तो 300 पेज ये होते हैं और 40 पेज ये होते हैं, 380 पेज। ये आगे लिखे। अच्छा देखो, अपने सॉल्यूशन तब भी नहीं है, ठीक है? सॉल्यूशन पे मत जाना, अपने पास सॉल्यूशन नहीं है। अपने को तो सिर्फ इक्वेशन का फॉर्मुलेशन कर। तो ये पहले तो ग्राफ वगैरह भी आया करते थे, ग्राफिकल मेथड आया करता था लीनियर प्रोग्रामिंग का, लेकिन अब नहीं। अपने को सिर्फ सॉल्यूशन करना है। तो देखो है ना पंकज, तुम वो नर्सेज वाला क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, जी उसमें सर। देखो ये पहली वाली इक्वेशन देखो, इस पे गिवन है वो। हाँ सर, इसमें है। है ना? इसमें देखो 20, यानी सबसे पहली वाली इक्वेशन x1 x2 वाली है। तो 20 14 20 10 5, 20 14 20 10 5, और फिर लास्ट वाली इक्वेशन 7 वाली है। तो इसमें गिवन है, इसमें गिवन। अच्छा देखो, नया क्वेश्चन सॉल्व करो। इलस्ट्रेशन नंबर 10। लीनियर प्रोग्रामिंग के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे जरूरी चीज है, या तुम तो मान लो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने की, ओएम का ही नहीं, किसी भी सब्जेक्ट का अगर तुम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो ना, सबसे जरूरी चीज है उस क्वेश्चन को अच्छी तरह से पढ़ना। तो एक बार अपन सॉल्व कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 10। तुम लोग क्या करो, इसका है ना स्क्रीनशॉट लेके रख लो, या तुम्हारे पास वीडियो अवेलेबल हो जाएगी तो तुम वीडियो में से देख लेना। फिर भी अपन देखो क्वेश्चन तो पूरा लिख नहीं पाएंगे, तो तुम इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लो। क्वेश्चन नंबर 10 का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। क्वेश्चन नंबर 10 को एक बार पढ़कर देखो, फिर मैं तुम्हें समझाता हूं कि किस तरह से प्रेजेंट करना है ताकि क्वेश्चन को सॉल्व करना आसान हो जाए। पढ़कर देखो इसको।
सर इसमें ये जो लिखा है 100 केजी ऑफ रेडिश एंड मटर, तो ये 100 और 100 अलग अलग है ना? 100 हाँ, एंड दोनों के 100। लिए ईच है, वो देखो ईच बोल रहा है, ईच। ठीक है। अच्छा देखो, क्वेश्चन में अपने को जो भी डेटा दिया हो, सबसे जरूरी चीज है, क्वेश्चन चाहे सॉल्व करो या नहीं करो, बात की बात है, ठीक है। मेरे को क्वेश्चन सॉल्व करना है नहीं करना है, मेरे को आता है नहीं आता, वो बात की बात है। सबसे जरूरी चीज है, क्वेश्चन की सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, जितना भी डेटा है ना, उस सारे डेटा को लिख लो। कैसे लिखोगे? प्रेजेंट करने के तरीके में सीखा। क्वेश्चन नंबर 10 करना, ठीक है। जितना भी डेटा है ना, मैं सारा डेटा एक एक करके लिखता हूँ। एक काम करता हूँ, स्क्रीन शेयर करूँ। सबसे पहले दिखा हुआ है कि 125 एकड़ का फार्म, ठीक है। फार्म साइज, तो मेरे साथ लिखते रहो ये डेटा। 125 एकड़, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा वो तीन चीजें प्रोड्यूस करता है वहां पर, रेडिश, मटर एंड पोटैटो। तो मैं रेडिश, मटर एंड पोटैटो ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। अच्छा, एवरेज पर एकड़, यानी एक एकड़ में 1500 किलोग्राम रेडिश होता है, 15, 18 और 12। ये है प्रोडक्शन पर एकड़। सर तो ये एक्चुअली 3 हो गए ना, 3 एकड़ हो गए ना एक तरह से तो। हाँ, 3 एकड़ हो गई है। हाँ, 3 एकड़। ठीक है। अगर एक एकड़ में तुम रेडिश कल्टीवेट करना चाहोगे ना, तो 1500 किलोग्राम प्रोड्यूस कर पाओगे। एक एकड़ में मटर कल्टीवेट करना चाहोगे तो 1800 किलोग्राम, और एक एकड़ में अगर पोटैटो करना चाहोगे तो 1200 किलोग्राम, ठीक है। और एवरेज का मतलब भी वन ही होता है, एवरेज पर एकड़ ये। अच्छा, उसके बाद देखो, टू प्रोड्यूस ईच, ठीक है, वर्ड पे ध्यान देना। 100 किलोग्राम रेडिश अगर अपने को प्रोड्यूस करनी है और मटर प्रोड्यूस करना है, ठीक है। 100 किलोग्राम रेडिश, 100 किलोग्राम मटर, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख देता हूं 100 किलोग्राम रेडिश, 100 किलोग्राम मटर और 80 किलोग्राम पोटैटो। तो हमें चाहिए कितना मैन्योर चाहिए? हमें चाहिए 12.5 रुपए का मैन्योर चाहिए। सर स्क्रीन शॉट नहीं हो रही, दूसरी वाली। स्क्रीनशॉट नहीं हो रही है? ऐसा होना तो नहीं सर चाहिए। जिस पे मैंने आप लिख रहे हो ना, जिस स्क्रीन पे आप राइट कर रहे हो ना, हाँ ये अबू ये सर। अच्छा, मैं तो ऐसे दोनों, अभी दोनों ही हो रही है ना अभी तो। सर अब हुई है, वो उस टाइम नहीं होती, उस टाइम क्वेश्चन ही नो सर, दिखेगी। एक साथ नहीं होती है। दोनों एक साथ एक नहीं। साथ, एक साथ नहीं कह रहा मैं। अभी तुम्हें व्हाइट दिख रहा है ना? यस सर। अब यस सर, अब तुम्हें ब्लैक, अब ब्लैक दिख रहा है। यस सर। यस सर। व्हाइट और ब्लैक है ना? अब ठीक है, फिर ठीक। अच्छा, इसका मतलब है कि अगर मैं 100 किलोग्राम रेडिश उगाता हूं ना, 100 किलोग्राम गाजर उगाता हूं, तो मेरे को है ना 12.5 रुपए का मैन्योर, मैन्योर का मतलब होता है खाद, ठीक है। 12.5 रुपए की खाद लगेगी। 100 किलोग्राम अगर मैं मटर उगाता हूं, तो भी मेरे 12.5 रुपए की खाद लगेगी, मैन्योर लगेगा।
और 80 किलोग्राम पोटैटो रेस करने पर, प्रोड्यूस करने पर मेरे 12.5 रुपए का मैन्यूअल लग जाएगा। इसका मतलब ये, ठीक है। नेक्स्ट है डेटा। अब वाइट दिख रहा है ना तुम लोगों को? यस सर। यानी क्वेश्चन दिख रहा है ना? ठीक। लेबर रिक्वायर्ड फॉर ईच एकड़ टू रेज अ क्रॉप इज 6 मैन डेज। यानी 1 एकड़ अगर आपको रेस करना है ना, 1 एकड़ रेडिश, 1 एकड़ रेडिश अगर आपको रेस करना है तो 6 दिन चाहिए, पोटैटो के लिए 6 दिन चाहिए, मटर के लिए 5 दिन चाहिए, ठीक है। रेडिश के लिए चाहिए आपको 6 दिन, पोटैटो के लिए चाहिए 6 दिन, और मटर के लिए चाहिए 5 दिन, ठीक है। 2 days पर एकड़। अच्छा है ना, डेज नहीं गिवन है, ध्यान देना, वो मैन डेज लिखा हुआ है, ठीक है। तो कंफ्यूज मत हो जाना बात, वो मैन डेज लिखा हुआ। अ टोटल ऑफ 500 मैन डेज आर अवेलेबल, ठीक है। तो अवेलेबिलिटी कितनी है डेज की? अब ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना, बोला सर ये डेटा तो 1 साल का ही है, ठीक है। नहीं, इसमें तो साल भी कहीं नहीं लिखा हुआ, ठीक है। लेकिन 500 मैन डेज, 6 मैन डेज, सब मैन डेज में ही, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन में एक डेटा और गिवन है, एक डेटा और गिवन है। जो लेबर है ना वो चार्ज करता है 40 रुपीज पर डे, ठीक है। लेबर रेट कर देता है अपन इसको। अच्छा, इसके अलावा और क्वेश्चन में कोई डेटा नहीं है। अपने को तो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है यहाँ, ठीक है। चल क्वेश्चन सॉल्व कर। सबसे पहले प्रॉफिट को मैक्सिमाइज अगर करना है ना, तो सबसे पहले अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है। अभी तो अपना प्रॉफिट आया ही नहीं है, अभी अपने को प्रॉफिट कैलकुलेट करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए कुछ और भी गिवन है क्या? हाँ, देखो प्रॉफिट गिवन है, मैं बताना भूल गया था। इसमें है ना प्रॉफिट गिवन है, ही गेट्स, ठीक है, उसको मिलता है, ठीक है। 5 रुपीज पर केजी रेडिश पर मिलता है, 4 रुपीज पर केजी मटर पर मिलता है। ही गेट्स है ना, गेट्स का मतलब सेलिंग प्राइस है यूज की, ठीक है। 5, 4 और 5 मैं ऊपर लिख देता हूं यहाँ पर, सेलिंग ठीक है। चलो अब क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व। अब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, समझ। अच्छा देखो, हमारे पास 125 एकड़ का खेत है, ठीक है। उसमें से मैंने कुछ एरिया पर तो रेडिश उगाया है, कुछ एरिया में मटर उगाया है, और कुछ एरिया में मैंने पोटैटोस उगाए, ठीक है। तो सॉल्यूशन में यहां पर कर रहा हूं, एरिया और रेडिश, मटर, ठीक है। वो मटर को भी पीस लिख सकता था, ठीक है, और पोटैटो is x1, x2 and x3 respectively। सर जैसे मैंने एरिया की जगह मैंने लिखा था पर एकड़, जो मैंने एरिया लिया है वो x1 है रेडिश के लिए, जो पर एकड़ मैंने एरिया लिया मटर पर के लिए वो एकड़ क्या होता है? 1 एकड़ को तुम x1 बोल रहे हो, तो तुम एक तो डिफाइन कर रहे हो ना वहां पर।
अगर तुम एक ही एकड़ बोल रहे हो, मतलब नंबर ऑफ एकड़ एक तरह से। हाँ तो नंबर ऑफ एकड़ ही की तो बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर। X1 भी तो एकड़ ही है, X2 भी एकड़ ही है, X3 भी एकड़ ही है, पर एकड़ तो नहीं है ना। ठीक ठीक है, पर एकड़ तो तुम डिफाइन कर रहे हो, एक एकड़। ठीक है, अपन ने कुछ एरिया में रेडिश कल्टीवेट किया है, कुछ एरिया में मटर किया है, कुछ एरिया में पोटैटो किया है। तो जितने भी एरिया में अपन ने रेडिश किया है उसको अपन ने X1 बोल दिया, मटर को अपन ने X2 बोल दिया, पोटैटो को अपन ने X3 बोल दिया। ठीक है, अच्छा टोटल कल्टीवेशन कितना हुआ है, टोटल प्रोडक्शन की बात करें तो टोटल, सर 1500 X1 प्लस 1800 हाँ X2 बिल्कुल बिल्कुल, प्लस देखो 1200। टोटल रेडिश कितनी प्रोड्यूस हुई है, समझ, एक एकड़ में 1500 किलो होता है एक एकड़ में। ठीक है, तो 1500 एकड़ में कितना किलो, यानी X1 एकड़ में कितना किलो हो जाए, 1500 X1 किलोग्राम। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या, मैंने 1500 X1 किलोग्राम लिखा, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है तो पूछ। मटर होगा 1800 X2 किलोग्राम। पोटैटो होगा 1200 X2 किलोग्राम। अच्छा, इतना उसने टोटल रेडिश प्रोड्यूस किया, इतना उसने टोटल रेडिश है ना प्रोड्यूस कर। ठीक है, मेरे को एक चीज बता दो बस, सब स्टूडेंट मेरे को एक बार क्लियर कर दो, ये जो मैंने 3 लाइंस लिखी है, इन 3 लाइंस में किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, पहले तो एक, किसी भी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है वो बता दो, पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, मेरे को प्रॉब्लम अगर है तो पूछ लो। ठीक है, देखो समझ, उसने टोटल इतना रेडिश प्रोड्यूस किया, इतना रेडिश प्रोड्यूस किया टोटल। ठीक है, और उसको मिलता है 5 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, उसको मिलता है 5 रुपए पर किलोग्राम। ठीक है, तो सेल्स का अगर अपन डेटा यहाँ पर लिखें, ठीक है, सेल्स का डेटा अगर यहाँ पे लिखें तो रेडिश की कितनी सेल हुई होगी, 75 X1 7500 7500 X1 yes sir है ना, और मटर की टोटल सेल्स कितनी हुई होगी, 72 72 6000 अच्छा ये तो सेल्स है, अब खर्चा क्या क्या लगा ये समझते, खर्चा क्या क्या लगा ये समझते हैं। ठीक है, अच्छा समझ जाओ, हम 100 किलोग्राम रेडिश कल्टीवेट करते हैं, 100 किलोग्राम। ठीक है, तो हमारा खर्चा लगता है 12.5 रुपए, 100 किलोग्राम रेडिश कल्टीवेट करने पर हमारा खर्चा लगता है 12.5 रुपए। ठीक है, समझना, मैं समझाने के लिए बता, 100 किलोग्राम रेडिश पर मैन्योर है, ठीक है, 12.5 रुपए का खर्चा लगता है। 1 किलोग्राम पे कितना लगेगा बता सकते हो, 0.125। क्या अपन ऐसा भी कर सकते हैं ना, अपन ऐसा कर सकते हैं कि 12.5 डिवाइडेड बाय 100, yes sir ऐसा कर सकते हैं ना। ठीक है, तो टोटल कितना रेडिश प्रोड्यूस हुआ है, sir कितना 1500 टोटल इतना ही रेडिश प्रोड्यूस हुआ है ना। तो मैं नेक्स्ट जो बना रहा हूं ना वो मैं बना देता हूँ मैन्योर कॉस्ट के ही बना देता हूँ। मैन्योर कॉस्ट में आ जाएगा, सबसे पहले मैं रेडिश के लिए लिख देता हूँ,
देखो, 1 किलोग्राम रेडिश पर खर्चा लग रहा है 12.5 अपॉन 100 का, 1 किलोग्राम का, और हमने टोटल प्रोडक्शन किया है 1500 x1 किलोग्राम, तो टोटल खर्चा कितना हो जाएगा रेडिश पर 187.5. x1? ठीक है, अच्छा ऐसे ही मटर के बारे में बात कर लेते हैं। मटर के लिए मैं ऐसा लिख दूं क्या, 12.5 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 1800 x2, कितना हो जाएगा मटर पर 225. 225 x2, और तीसरा है पोटैटो। इस पे कितना लिखूं एक बार बताओ ना, मेरे को हेल्प करो प्लीज। 12.5 divided by 80. वेरी गुड, 187.5 था। 12.5 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय, 1200. मल्टीप्लाई कैसे, 1200 x3, 187. 187.5, यही आ रहा है। Yes sir, ये यार. Yes, sir. एक काम करो, देखो अपने पास स्पेस कम है, इतना नोट डाउन करो, क्वेश्चन का डेटा भी लिख लो, ये क्वेश्चन का डेटा ब्लू कलर से जो मैंने लिखा हुआ है ये भी लिख लो, और ये फिर मैंने येलो कलर से जो उसका अपन कंक्लूजन या सॉल्यूशन कर रहे हैं ये भी लिख लो। कितना लिख लो एक बार, इतना नोट डाउन। लिख लिया सर. सबका हो गया क्या कंप्लीट, ही बता दो उसमें, किसी का भी इनकम्प्लीट है तो बता दो, मैं वेट कर लूंगा।
सर लिख लिया पूरा। ठीक है, चलो। अच्छा, एक खर्चा और हो रहा है यहाँ पर, मैन्योर तो लगा ही लगा है, मैन्योर के अलावा एक खर्चा और हुआ है, और वो खर्चा हुआ है लेबर का। ठीक है, तो समझ लेबर कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं। सेल्स का लिया, मैन्योर कॉस्ट कर लिया, एक लेबर कॉस्ट और कैलकुलेट करता है, इस तरफ कर लेते हैं। ऐसा समझो, अपन ने लेबर यहाँ पे दे रखा है कि 1 एकड़ को रेस करने के लिए 6 दिन की रिक्वायरमेंट होती है, यानी 6 दिन लेबर काम करेगी 1 एकड़। ठीक है, तो अपन ने टोटल कितने एरिया में, यहाँ पर एरिया वाइज चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, लेबर है ना, लेबर का रिलेशन नहीं है प्रोडक्शन से कि कितने किलोग्राम प्रोड्यूस होगा, उससे लेना देना नहीं। लेबर का जो रिलेशन है यहाँ पर एरिया से। तो अपन ने कितने एरिया के अंदर रेडिश उगाया है? X1 एरिया के अंदर। तो रेडिश के लिए टोटल कितनी लेबर काम करेगी? 6x1। ठीक है, मटर के लिए कितनी लेबर काम करेगी? 5x2। और पोटैटो के लिए? अच्छा, ये तो लेबर का टाइम आया है, टाइम आया है। अपने को कॉस्ट भी कैलकुलेट करनी है ना, तो कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए पर डे है 40 रुपीज कॉस्ट, तो इसको 40 से मल्टीप्लाई कर। इसमें कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो। नहीं, चलो लास्ट अपन कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट। तो सेल्स में से सारी कॉस्ट को माइनस करेंगे तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा। तो प्रॉफिट आ जाएगा, अलग अलग के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं प्रॉफिट। अपन पहले कर लेते हैं रेडिश के लिए। रेडिश के लिए कितना प्रॉफिट आएगा? कितना आएगा रेडिश की? 7072.5 7072.5 x1। ठीक है, ये भी कॉस्ट आ रही है ना, तो ये कॉस्ट रुपीज में ध्यान रखना इसको। ठीक है, मटर के लिए कितना आएगा प्रॉफिट? 6775 x2 6775 x2। ठीक है, और पोटैटो के लिए? सर 5572.5 5572.5 x। अच्छा, ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने में किसी को कोई प्रॉब्लम है तो एक बार पूछना है। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है प्रॉफिट की कैलकुलेशन में तो पूछ लो एक बार। और अगर प्रॉफिट की कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बस हो गया क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट। तो अपना ऑब्जेक्टिव क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का? प्रॉफिट को मैक्सिमाइजेशन करना। तो मैक्सिमाइज z इज इक्वल टू 7072x1, ठीक है, प्लस 6775x2 प्लस 5572x3, सॉरी 5572.5x3। ये प्रॉफिट हो गया, ये अपना ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट की। तो सबसे पहला लिमिटेड चीज क्या है? नीवी। अच्छा नीवी देखो, सुनो नीवी, अपन ने टोटल कितना रेडिश सेल किया है? कितना रेडिश सेल किया है टोटल? ठीक है,
इसमें से मैन्योर और लेबर को माइनस कर दो तो अपना प्रॉफिट आ जाएगा। सेल्स में से कॉस्ट को माइनस कर दो तो प्रॉफिट आ जाएगा। तो चेक करके देखो निधि एक बार। हो गया निधि? निधि आ गया समझ में कैसे किया अपन ने कैलकुलेट? अच्छा, और किसी को कोई प्रॉब्लम है प्रॉफिट की कैलकुलेशन में तो पूछ लो एक बार। चलो, अच्छा, सबसे पहला लिमिटेड फंक्शन पता है क्या अपने पास? कि अपने पास 125 एकड़ का ही फार्म अवेलेबल है बस। अपने पास 125 एकड़ का ही फार्म अवेलेबल है। तो सेकंड इक्वेशन बनेगी फार्म की साइज को लेकर। और एक अवेलेबल टाइम का अच्छा, एक और लिमिटेड फंक्शन है लेबर का, कि अपने पास में 500 दिन की ही लेबर अवेलेबल है। ठीक है, तो 656 और कोई भी लिमिटेड फंक्शन अवेलेबल नहीं है। तो ये हो गए अपने सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फंक्शंस, और लास्ट में आ जाएगा अपना नॉन नेगेटिव। ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट। किसी को भी कुछ पूछना है तो पूछ लो, नहीं पूछना है तो नोट डाउन कर लो। जितना भी बचा है शायद यही बचा होगा, लेबर कॉस्ट और प्रॉफिट, और उसके बाद ये इक्वेशंस, ये नोट डाउन कर लो। अगर कोई प्रॉब्लम है तो पूछ। सर ये क्वेश्चन लीनियर इक्वेशन फाइनल में आता है क्या? लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा फाइनल में, 100%। फाइनल में दो ही क्वेश्चन आते हैं, लीनियर इक्वेशन यानी ये वाला लीनियर प्रोग्रामिंग, और पर्ट सीपीए। तो सर ये दोनों मिला के कितने नंबर के आ जाते हैं? 20 नंबर? 24 नंबर के, 12-12 नंबर के आते हैं, और 6 नंबर का एक थ्योरी का क्वेश्चन आता है। थ्योरी का क्वेश्चन क्या आता है? वो 6 नंबर के ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होते हैं। तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आ जाता है वो 6 नंबर। 30 नंबर का है ना सर पूरा? 30 नंबर का है, 30 नंबर। सर ये मतलब 2 क्वेश्चन ही फिक्स है हमारे इसमें। पिछले 6 अटेम्प्ट में है ना, 6 अटेम्प्ट में, जो 2016 वाला अटेम्प्ट है तुम्हारा, उसमें 5 बार ये 2 क्वेश्चन ही है। एक ही बार ऐसा हुआ है जब असाइनमेंट और सिमुलेशन का क्वेश्चन, एक ही बार हुआ है ऐसा। बाकी हर बार तुम्हारे 6 में से 5 पेपर्स में हर बार 2 ही क्वेश्चन आए हैं, लीनियर प्रोग्रामिंग और पर्ट सीपीए, लीनियर प्रोग्रामिंग और पर्ट सीपीए। हाँ बिल्कुल समृद्धि, अपन ने इतनी कैलकुलेशन सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए की। जो अपन ने ये सारी कैलकुलेशन की है ना, अपन ने सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव फंक्शन के लिए। कर लिया सबने नोट डाउन? यस सर, कर लिया। ठीक है, तो अब एक वापस से अगर किसी ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है ना, तो एक बार इसका स्क्रीनशॉट, 1 मिनट मेरे को इसको साफ कर लेना। अगर किसी ने स्क्रीनशॉट पहले नहीं लिया था ना, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके रख लो ताकि तुम्हें याद रहे अपन ने कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया है। इलस्ट्रेशन नंबर 10।
15 मिनट बची अपने पास में। एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं, अगर हो जाता है तो इसमें टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम लगेगा, इसमें भी टाइम। चलो कोशिश करते हैं अपन ये क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व करें। ये वाला क्वेश्चन देखो, मैं तुम्हें टाइम नहीं देता पढ़ने का, मैं खुद ही करता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 11 है। अच्छा, ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 है ना, ये दो पार्ट्स में, थोड़ा सा इसका डेटा नीचे भी दिया हुआ है नेक्स्ट पेज पर भी, ठीक है। तो इलस्ट्रेशन नंबर 11 का एक तो ये तुम स्क्रीनशॉट ले लो, इलस्ट्रेशन नंबर 11 है, एक तो ये हो जाएगा, और एक थोड़ा सा डेटा यहाँ पर, ये 3-4 लाइन का डेटा और दिया हुआ है यहाँ पर, तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। ये नीचे मिलिंग आवर्स, असेंबली आवर्स और टेस्टिंग आवर्स। एक बार ऊपर से दिखा। ये इलस्ट्रेशन नंबर 11 का फर्स्ट पार्ट है, और ये सेकंड पार्ट है। अच्छा देखो, मिलिंग का टाइम अपन लिख लेते हैं ताकि है ना एक ही स्क्रीनशॉट में काम होता है। 300, 160, 150। इस स्क्रीनशॉट में काम हो जाएगा तुम्हारा एक में, क्योंकि इसमें सारा डेटा आ गया। अच्छा देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कंपनी को है ना 5 तरह के कंपोनेंट्स की रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके पास रिसोर्सेज थोड़े कम हैं, तो वो सारी की सारी मैन्युफैक्चरिंग खुद नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैनेजमेंट ये चाहता है कि कुछ वो खुद कर ले और कुछ बाहर से परचेज कर ले। खुद तो कुछ प्रोड्यूस कर ले और कुछ बाहर से परचेज कर ले। अब यहाँ पर डेटा दिया भाई ये, ठीक है। अच्छा देखो, M का मतलब है विलिंग, A का मतलब है असेंबली, T का मतलब है टेस्टिंग, PR का मतलब है रिक्वायरमेंट, P का मतलब है प्राइस, C का मतलब है कॉस्ट, ठीक है। अगर मान लो वो खुद प्रोड्यूस करता है, अगर वो खुद प्रोड्यूस करता है तो उसके कितना चार्ज लगेगा। मान लो C1 कंपोनेंट की अगर अपन बात करें, C1 कंपोनेंट अगर वो खुद प्रोड्यूस करता है तो उसका कितना चार्ज लगेगा, खुद का प्रोड्यूस करेगा। 30 रुपए। 30 रुपए लगेंगे, ठीक है, करेक्ट है। कॉस्ट जो लग रही है वो 30 रुपीज लग रही है, और अगर वो मार्केट से परचेज करता है तो कितने की रहेगी इसकी प्राइस? तो 48। 48। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर वो खुद प्रोड्यूस करता है इंटरनली तो वो एक यूनिट पर 18 रुपए सेव करेगा। सेविंग जो होगी उसकी वो 18 रुपीज की, ऐसा ही है, यस सर। है ना। और अपन क्या करना चाहेंगे उस सेविंग को? सेव करना चाहेंगे, मैक्सिमाइज करना चाहेंगे या मिनिमाइज करना चाहेंगे? मैक्सिमाइज। मैक्सिमाइज करेंगे, ठीक है। और वैसे भी है ना, वो लास्ट में वो बोल रहा है मैक्सिमाइजेशन अपने को करनी है सेविंग की, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ कंपोनेंट तो अपन ने C1 के बनाए, कुछ अपन ने C2 के बनाए, कुछ C3 बनाए, कुछ C4 बनाए, कुछ C5। तो सबसे पहला फंक्शन होगा मैक्सिमाइज Z का। क्या बनेगा फंक्शन, बता सकते हो मेरे को? मैम 48 माइनस 30 28 x1 हो जाएगा। x2 फिर 6 x3 फिर 11 x4 और 12 x5। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को भी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में? सर इसमें कंट्रीब्यूशन पर आवर के बेस पे आप चूज करोगे क्या कौन सा पहले वाला? क्या इसमें जैसे ये सर अब आपको लिमिटेड है तो आपको चूज तो करना पड़ेगा ना कि कौन सा मुझे मैक्सिमम करना है। अच्छा सिर्फ इक्वेशन का बात कर रहे हो? नहीं नहीं, अगर लिमिटेड है तो लिमिटेड के लिए बोल रहे हो ना तुम, तो लिमिट तो इस तरफ है ना, तो मैं इक्वेशन ऐसी बनाऊंगा, ठीक है। ठीक है सर। चलो, अच्छा ये तो बात हो गई मैक्सिमाइजेशन वाली प्रॉब्लम। अच्छा आप देखो, एक यूनिट X1 की बनाने पर यानी C1 बनाने पर 4 घंटे लगते हैं,
तो x1 यूनिट बनाने पर टोटल कितना टाइम लगेगा? मिलिंग की बात कर रहे हैं अपन, मिलिंग की, है ना? तो मिलिंग के लिए इक्वेशन बन जाएगी 4x1 प्लस 3x2 प्लस 1x3 प्लस 3x4 प्लस 2x5। कितने घंटे अवेलेबल है? सर 300। तो ये बन जाएगी मिलिंग के लिए। ठीक है, ये पहला सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फंक्शन आएगा। फिर असेंबली के लिए आ जाएगा। और फिर आ जाएगा टेस्टिंग वाला। ठीक है, इन तीन में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नो सर। चलो अब समझते हैं। कंपोनेंट 1 की कितनी रिक्वायरमेंट है? लेस देन 20। देखो 20 यूनिट्स की। 20. तो अपन कितनी प्रोड्यूस कर पाएंगे? नहीं, x1 मोर देन देखो सर, नहीं नहीं नहीं, क्वेश्चन बोल रहा है फर्म इज अनेबल टू मैन्युफैक्चर इट्स ऑल इट्स रिक्वायरमेंट। फर्म खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकती है सारी के सारी। ठीक है, ठीक है, तो अगर फर्म खुद अपनी रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं कर सकती है तो वो x1 की कितनी यूनिट बना सकती है? लेस देन Less than 20. x2 की लेस देन 50, 50। x3 की लेस देन 45, x4 की लेस देन 70 और x5 की लेस देन 40। ये है रिक्वायरमेंट फंक्शन। रिक्वायरमेंट फॉर C1, ऐसे रिक्वायरमेंट फॉर C2, रिक्वायरमेंट फॉर C3, रिक्वायरमेंट फॉर C4 और रिक्वायरमेंट फॉर C5। और ये अपने सारे हो गए सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट फंक्शन। और एक आ जाएगा इसके बाद नॉन नेगेटिव फंक्शन। खत्म है। कुछ पूछना है तो पूछो। अच्छा, कई बार दिमाग में ऐसा आता है कि बोले सर अपन इन सबको ऐड क्यों नहीं कर देते? ऐड इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि ये कंबाइंड रिक्वायरमेंट नहीं है, ये इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट है, इसकी इंडिविजुअल है और फिर इनकी कोई लिमिट भी नहीं दे रखी। अगर सर इसमें लिमिट दी हुई होती तो फिर क्या करते? तो फिर ये नहीं होता, फिर कुछ और होता है यहाँ पर, रिक्वायरमेंट नहीं होता। फिर मान लो फिर यहाँ पर होता असेंबली टेस्टिंग, मिलिंग असेंबली टेस्टिंग, और ये बोल देता लेदिंग, एक और नया टाइम दे देता है यहाँ पर और उसकी अवेलेबिलिटी दे देता फिर अपने को। ठीक है, तब तो फिर भी अपन ऐड कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बोल रहा है कि C1 की 20 यूनिट्स की रिक्वायरमेंट है, तो इस इक्वेशन का मतलब है, इस वाली इक्वेशन का मतलब है कि अपन C1 की 20 या उससे कम यूनिट ही प्रोड्यूस कर पाए। तो इसके लिए इन पांचों के लिए अलग अलग इक्वेशन बनेगी। जैसे देखो सॉल्यूशन में तुम्हें दिखा देता हूं, यहां पर देखो, ये तो बन गई अपनी सेविंग वाली, ऑब्जेक्टिव वाले। फिर ये तीनों बन गई असेंबली, मिलिंग और टेस्टिंग वाली, और फिर ये 5 इक्वेशन रिक्वायरमेंट वाली बन गई और एक नॉन नेगेटिव वाली। हाँ बोलो। मान लो ये जो टोटल रिक्वायरमेंट दिया है इनको सबको अगर ऐड करते हैं तो मान लो 200 आता है, ठीक है। जब ये क्वेश्चन एक्चुअल में सॉल्व करेंगे तो x1 x2 x3 ये सब मिला के 200 से तो कम ही होंगे। नहीं, लेकिन अपन इंडिविजुअली प्रोड्यूस कर रहे हैं ना, मिलाकर थोड़ी प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर इंडिविजुअली है, मैं मानो सुनो सुनो सुनो, तुम पता है मिलाकर क्या करोगे? तुम सुनो,
तुम्हें 10 किलो चीनी चाहिए, 20 किलो नमक चाहिए, ठीक है? तो तुम मिलाकर 30 किलो थोड़ी खरीदोगे कि 17-13 खरीद लिया, 15-15 खरीद लिया, तब भी तो मिलाकर 30 किलो हो जाएगा ना? नहीं है बात समझ में? आ गया सर। मैं दोबारा समझा देता ये हूँ। रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल सोल्व करके तो उससे कम ही आएगा मेरा आंसर का। आएगा वो, ठीक है, वो मैं तुम्हारी बात मान गया तुम्हारी। तुम्हारे घर में एक फंक्शन है, 10 किलो तुम्हें शुगर चाहिए और 20 किलो फ्लोर चाहिए, ऐसा मान, ठीक है? अब तुम ऐसा थोड़ी बोलोगे दोनों कम से कम 30 किलो चाहिए, तो इसका मतलब तो ये भी हो सकता है कि मैं 2 किलो शुगर और 28 किलो फ्लोर खरीद, हाँ सर। हो सकता है ना? लेकिन ऐसा करूंगा तो मेरा काम सही होगा क्या? नहीं होगा ना? तो इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट मैटर करती है, तो इंडिविजुअली बनेंगे, उनके अलग अलग बनेंगे फंक्शन, एक साथ नहीं बनेंगे। चलो इतना काफी, चलो आज के लिए, ठीक है? अब मैं तुम्हें दे भी सकता हूँ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, लेकिन मेरे को जब वो करवाना ही पड़ेगा कल वाली क्लास में, तो मैं सोच रहा हूँ क्यों। चलो एक क्वेश्चन, चलो तुम्हारे लिए, ठीक है? इलस्ट्रेशन नंबर 12 है, इलस्ट्रेशन नंबर 12, ठीक है? इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो तुम, ठीक है? इस क्वेश्चन को तुम लोग सॉल्व करने की कोशिश करना। अच्छा साथ में है ना, मैं तुम्हें इसके सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट दे देता हूं, इसकी सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि तुम बाद में जब अपना क्वेश्चन कंप्लीट करो तो तुम सॉल्यूशन को मैच कर सको, ठीक है? तो ये है क्वेश्चन और ये है सॉल्यूशन, तो तुम है ना, सॉल्यूशन पहले मैच मत करना, ठीक है? पहले क्वेश्चन सॉल्व करना, फिर अपना सॉल्यूशन मैच करना कि तुम्हारा सॉल्यूशन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो अपन उसको फिर कल वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि अभी 3 मिनट बचे ना, ये क्वेश्चन वैसे भी नहीं होने वाला, कुछ भी नहीं होने वाला इस वक्त, ठीक है? तो ये क्वेश्चन तुम होमवर्क, सर हमारे ड्यूअलिटी भी आता है क्या? बिल्कुल ड्यूअलिटी भी आता सर मतलब एक ही क्वेश्चन में पहले ना ये नहीं फंक्शंस नहीं बना नहीं के और नहीं, इधर देखो, तुम्हारे या तो इस तरह के बड़े क्वेश्चंस आएंगे जैसे अपन अभी सॉल्व करें, है ना? यस या फिर ड्यूअलिटी ही है, तुम्हें डायरेक्ट इक्वेशन बना के दे देगा और उसका ड्यूअल करने को बोल देगा, दोनों में से कोई एक। ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन आएगा और फिर तुम्हें उसकी ड्यूअलिटी करने को भी बोलेगा, क्योंकि फिर तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर तो ये अगर क्वेश्चन आ गया, मान लो ये वाला क्वेश्चन आ गया और तुम्हें बोल रहा है कि क्वेश्चन भी सॉल्व करो और ड्यूअलिटी भी करो, तो इस क्वेश्चन में तो हो गया आधा घंटा पूरा, फिर ड्यूअलिटी करने। तो या तो क्वेश्चन आएगा बड़ा कि इसमें तुम्हें कहेगा कि सिर्फ इक्वेशन बनाकर छोड़ दो, और अगर ड्यूअलिटी का क्वेश्चन आता भी है, मान लो आ भी गया क्वेश्चन, तो छोटा सा क्वेश्चन आएगा जिसमें 1-2 इक्वेशन बनेगी और फिर उस पर ड्यूअलिटी बनाने को ड्यूअलिटी करने को बोलते हैं। ऐसे क्वेश्चन ऐसे भी लेंथी नहीं आएंगे कि क्वेश्चन भी आ जाए और उसकी ड्यूअलिटी भी आ जाए, ठीक है? चलो, तो इस क्वेश्चन का तुम स्क्रीनशॉट ले चुके हो, इस क्वेश्चन को सॉल्व ट्राई करने, यानी ट्राई करना सॉल्व करने का, कंप्लीट करना, और फिर अगर कंप्लीट कर लो तो आंसर तुम्हारा मैच कर ले, ठीक है? चलो आज के लिए काफी इतना, ध्यान रखना सब।